गुड इवनिंग बच्चों। कैसे आप सभी। और आप लोग का जो चैप्टर स्टार्ट किया गया है वो है आप लोग का चैप्टर विलियंस सॉल्यूशन, ठीक ना। और उसका डे 3 वाला लेक्चर है। और आज वाला लेक्चर में हम लोग रासायनिक इकाई केमिकल यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जुड़िए आप सभी लोग, जितने लोग हैं जल्दी से जल्दी जुड़िए। ग्रुप में मैसेज भेज दिया गया है तो जुड़िए। और यहाँ पर रासायनिक इकाई के बारे में बात हो रहा है। और रासायनिक इकाई जो होता है, ठीक ना, वो आप लोगों को बताया गया था कि रासायनिक इकाई जो रासायनिक पदार्थ है उनके सांद्रताओं पर निर्भर करता है। रासायनिक इकाई विलयन के लिए बात हो रहा है। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जा रहा है, ठीक ना। तो रासायनिक इकाई के बारे में बात हो रहा था। हम बताए थे कि सांद्रता के दो इकाई होते हैं, और सांद्रता के दो इकाई में पहला इकाई था भौतिक इकाई और दूसरा इकाई है रासायनिक इकाई। भौतिक इकाई में हम लोग स्टडी किए थे, इसके पीछे सब वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप जाकर वहां पर देख लीजिएगा। वीडियो जो अपलोड किया गया इसी ऐप में मिल जाएगा आप लोग का। तो उसमें भौतिक इकाई में बताए थे एक प्रतिशत विधि, और एक बताए थे पीपीएम प्रति 10 लाख में। और आज बात हो रहा है रासायनिक इकाई का। तो जिसका जिसका ये टॉपिक छूट गया है वो इसको कंप्लीट कर लेंगे, और पीडीएफ इसी में डाल दिया गया है ऐप में, तो देख लीजिएगा। पीडीएफ से नोट्स अपना बना सकते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक इकाई में। रासायनिक इकाई में फर्स्ट नंबर हम लोग का है मोलरता, सेकेंड नंबर है मोललता, ठीक ना। थर्ड नंबर है नॉर्मलता, फोर्थ नंबर है मोल अंश। इनके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे कि किसको किसको क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बात हो रहा है मोलरता के बारे में, और मोलरता को सूचित करते हैं बड़ा एम से। किससे सूचित करते हैं? बड़ा एम। मोलरता को कैपिटल एम से सूचित किया जाता है, बड़ा एम से सूचित किया जाता है मोलरता को। और मोलरता कहते किसे हैं, तो उसका परिभाषा को यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है कि मोलरता का परिभाषा क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि विलियन, ये हमारा हो गया विलियन जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा हो गया विलियन। और इस विलियन में विलय भी शामिल है और विलायक भी है। तो इस विलियन में विलय विलायक दोनों शामिल है। तो कह रहा है कि विलियन के 1 लीटर या 1000 ml के आयतन में, ठीक ना, आयतन में किसी विलियन के 1 लीटर या 1000 ml के आयतन में जब उपस्थित होता है विलय के मोलों की संख्या, विलियन के 1 लीटर या 1000 ml के आयतन में विलय के मोलों की संख्या उपस्थित होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मोललता, ठीक ना। उसी को मोलरता कहते हैं, कैपिटल एम। तो मोलरता बोला जाता है। अब रह गया बात कि यहाँ पर मोल के बारे में बात हो रहा है। तो मोल हम लोग किसे कहते हैं? तो मोल बराबर हो गया दिया गया भार बटा में अणु भार। मोल हमारा हो गया दिया गया भार बटा में क्या होता है? अणु भार। तो दिया गया भार बटा में अणु भार। सिंपली इसको समझिए हम क्या कह रहे हैं। एक विलियन है जो 1 लीटर का बना हुआ है, एक विलियन है जो 1 लीटर का बना हुआ, और इस 1 लीटर के विलियन में विलय के मोलों की संख्या अगर उपस्थित होता है तो उसी को मोलरता कहते हैं। अब रह गया बात कि मोल किसे कहते हैं? तो मोल जो होता है वो दिया गया भार बटा में क्या होता है? अणु भार। अणुओं के लिए बात हो रहा है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि विलय के जगह पर हमारा NaOH है या KOH है या एसिटिक अम्ल है या ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है या साल्ट है, कुछ भी है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि विलय NaOH है, मतलब NaOH मिला हुआ है। NaOH क्या है? मिला हुआ है 1 लीटर में, और तब जाकर विलियन बना है। विलियन मतलब मिश्रण बना है। विलियन मतलब क्या बना है? मिश्रण बना है, ठीक ना। तो NaOH का मान लीजिए, NaOH का मान लीजिए कि 4 ग्राम डाला गया। कितना ग्राम डाला गया? 4 ग्राम। तो ये ग्राम अलग है, भार हो गया, मोल नहीं है। ये हमारा एक प्रकार से भार हो गया, द्रव्यमान हो गया, मोल नहीं है। तो मान लीजिए कि इसे 1 लीटर के विलियन को बनाने में NaOH का कितना ग्राम है? 4 ग्राम। तो 1 लीटर के विलियन को बनाने में NaOH का 4 ग्राम शामिल है, ये भार हो गया, ठीक ना। तो क्या कर रहा, मोल बराबर दिया गया भार। तो भाई दिया गया भार हमारा कितना हो गया? 4 ग्राम। दिया गया भार कितना हो गया? 4 ग्राम। और नीचे क्या मांग रहा है? नीचे मांग रहा है अणु भार। तो बताओ कौन शामिल है? NaOH शामिल है। कौन शामिल है? NaOH शामिल है। तो NaOH जो शामिल है, तो NaOH का अणु भार निकालेंगे तो 40 आएगा।
NaOH का अणु भार कितना आएगा 40, क्योंकि सोडियम का 23, ठीक ना, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40। तो ये हमारा हो गया अणु भार। क्या हो गया अणु भार। तो यहाँ पर अगर 40 रखते हैं तो 40 कटेगा तो ये हमारा कितना जाएगा 10, 1/10, 1/10 का मतलब हो गया 0.1 और 0.1 हमारा क्या निकल गया मोल। तो 0.1 हमारा क्या निकल गया मोल। तो इसका मतलब है कि 4 ग्राम को हम लोग कह सकते हैं 0.1 मोल, 4 ग्राम को कह सकते हैं 0.1 मोल। तो आप इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, थोड़ा सा समझिएगा क्या कह रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि 1 लीटर या 1000 ml के आयतन में, 1 लीटर या 1000 ml के आयतन में जब विलयन में हमारा विलय शामिल होता है, क्या शामिल होता है विलय, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 लीटर में NaOH का 4 ग्राम शामिल है, 1 लीटर बनाने में NaOH का कितना ग्राम शामिल है 4 ग्राम शामिल है। तो 4 ग्राम का मतलब हो गया 0.1 मोल। तो आप 4 ग्राम कहिए या 0.1 मोल कहिए, 4 ग्राम और 0.1 मोल बराबर है किसके लिए NaOH के लिए, किसके लिए बराबर है NaOH के लिए बराबर है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1 लीटर में NaOH का 4 ग्राम शामिल है या 1 लीटर में NaOH का 0.1 मोल शामिल है, इसी को बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं मोलरता। तो 1 लीटर के आयतन में जब विलय का मोलों की संख्या, 1 लीटर के आयतन में जब विलय का मोलों की संख्या उपस्थित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं। क्या बोलते हैं मोलरता बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक ना। तो मोलरता जो है वो किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 ml के आयतन में जब विलय के मोलों की संख्या, जब विलय के मोलों की संख्या उपस्थित होती है तो उसी को कहते हैं मोलरता। अब मोलरता की इकाई होता है मोल प्रति लीटर, मोलरता की इकाई होता है मोल प्रति लीटर। देखो यहाँ पर मोल शामिल हो रहा है 1 लीटर में, तो मोल अब प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, इसी को कहते हैं मोलरता। तो मोलरता क्लियर हो गया होगा। मोलरता किसे कहते हैं, तो मोलरता जब विलयन के 1 लीटर या 1000 ml के आयतन में विलय के मोलों की संख्या उपस्थित होती है उसी को कहते हैं मोलरता। अब मोल बराबर होता है दिया गया भार बटा में अणु भार, ठीक ना। अब दिया गया भार बटा में अणु भार, यहाँ पर भार दिया है 4 ग्राम, ठीक ना, अणु भार 40 किसके लिए NaOH के लिए। और जब हम कटाएंगे तो आएगा 0.1 मोल, 0.1 मोल वही शामिल है इसमें, इसको कहते हैं मोलरता, ठीक ना। तो अलग अलग यौगिक के लिए अलग अलग मोलरता निकलेगा। जैसे यहाँ पर NaOH के 4 ग्राम के लिए मोलरता अलग होगा। अगर हम बात करते हैं अम्ल के लिए तो अम्ल का मोलरता अलग होगा, क्षार के लिए मोलरता अलग होगा। मतलब जिसके जिसके लिए अलग अलग वैल्यू दिया जाएगा उसका वैल्यू भी, मोलरता का वैल्यू भी क्या होगा अलग अलग होगा। क्लियर हो गया होगा। तो ये था मोलरता के बारे में। अब मोलरता का सूत्र हम लोग जानते हैं कि मोलरता का सूत्र हम लोग का हो जाएगा मोलरता बराबर, ठीक ना, विलय का मोल, किसका मोल, विलय का मोल। तो जो विलय का मोल उपस्थित हो रहा है, विलय का मोल बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अगर आयतन को लीटर में रखेंगे, ठीक ना, तो 1 से गुना होगा। कितना से गुना होगा 1 से गुना होगा। अगर आयतन को लीटर में रखा जाएगा तो कितना से गुना होगा 1 से गुना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर मोलरता को सूचित करते हैं बड़ा M से, मोलों की संख्या को N से और आयतन को V से, ठीक ना। तो N हो गया मोल और आयतन हो गया V, और लीटर में होगा तो 1, अगर लीटर को ml में बदल देंगे तो 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि N क्या है, तो N हमारा मोल है। N क्या है, N हमारा मोल है। अब मोल बराबर होता है दिया गया भार बटा में अणु भार, दिया गया भार बटा में अणु भार, ठीक है। तो N हमारा मोल है। अब मोल बराबर भी जस्ट बोला है कि दिया गया भार बटा में क्या होता है अणु भार। तो दिया गया भार हो गया WA, दिया गया भार हो गया WA को बोला गया दिया गया भार और MA को बोला गया अणु भार। तो ये WA बटा MA यहाँ पे रख देंगे, तो रखेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा M बराबर N के जगह पर WA बटा में MA बटा V। V अगर ml में होगा तो कितना से गुना हो जाएगा 1000 से, यहाँ पर M बराबर हो जाएगा WA, ठीक ना, और MA कहाँ आएगा नीचे आ जाएगा। तो MA हमारा आ गया नीचे और V हो गया गुना 1000, गुना कितना हो जाएगा 1000। तो ये सूत्र निकल गया मोलरता का। किसका सूत्र निकल गया मोलरता का। तो ये मोलरता का सूत्र निकल गया।
ठीक ना। मोलरता के लिए ये सूत्र हो जाएगा m बराबर W गुना 1000 बटा m गुना v, मतलब कि मोलरता बराबर दिया गया भार बटा में अणु भार गुना आयतन गुना 1000 अगर ml में होगा तब। तो ये मोलरता के बारे में हो गया। किसी को डाउट है तो कमेंट करके बतलाइए। किसी को अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए किसी को डाउट नहीं है, आगे देखते हैं। बात कर रहे हैं तनु विलयन के लिए, ठीक ना। तनुता के लिए, तो तनुता के लिए मोलरता समीकरण, मोलरता समीकरण, तनुता के लिए मोलरता समीकरण अगर देखा जाए तो तनुता के लिए मोलरता समीकरण, तो थोड़ा गौर कीजिए हम क्या करें। मान लीजिए कि एगो विलयन है, गौर कीजिए, मान लीजिए कि एगो विलयन है, ठीक ना, एक हमारा विलयन है, ठीक, और इस विलयन में हमारा विलय भी शामिल है। इस विलयन में हमारा क्या शामिल है, विलय, और इस विलयन में हमारा विलायक भी शामिल है। क्या शामिल है, विलायक, ठीक। तो इस विलयन में विलय और विलायक दोनों शामिल है। विलयन में विलय भी है और कौन है, विलायक भी है, दोनों शामिल है। तो इस विलयन में अगर विलय की मात्रा और बढ़ा देते हैं, सॉरी विलायक की मात्रा और बढ़ा देते हैं, तो विलायक अगर मिला रहे हैं तो विलायक मिलाएंगे तो यह विलयन हमारा बन जाएगा तनु विलयन। यह विलयन हमारा क्या बन जाएगा, तनु विलयन। मतलब इसमें विलायक की मात्रा अधिक हो गई, और जब विलायक की मात्रा अधिक हो जाएगी तो ये बन जाएगा तनु विलयन। कौन सा विलयन बन जाएगा, तनु विलयन। अगर कोई विलयन है तो उस विलयन में विलय भी होगा, विलायक भी होगा, लेकिन आप विलय को नहीं मिलाकर विलायक को मिला रहे हैं, ठीक ना, तो वह विलयन हमारा क्या बन जाएगा, तनु विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तनु विलयन बन जाएगा। तो तनु विलयन कब बनता है, जब विलायक को मिलाया जाता है। तनु विलयन कब बनता है, जब किसको मिलाया जाता है, विलायक को मिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विलय को न मिलाकर विलायक को मिलाते हैं तो तनु विलयन बनता है। मतलब ये कि चीनी और पानी का मिश्रण है, और चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी को न मिलाकर पानी को अगर मिला रहे हैं तो वह विलयन हमारा तनु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तनु विलयन। लेकिन अगर विलायक को नहीं मिला रहे हैं और विलय को मिला रहे हैं, विलायक को नहीं मिला रहे विलय को मिला रहे हैं, तो यह विलयन हमारा बन जाएगा सांद्रित विलयन। कौन सा विलयन बन जाएगा, सांद्रित विलयन, ठीक ना। तो अगर आप किसी विलयन में विलय को मिलाते जा रहे हैं, विलय को मिला रहे हैं, विलायक को नहीं मिला रहे हैं, तो सांद्रित बनेगा। अगर आप किसी विलयन में विलय को नहीं मिला रहे हैं, विलय को नहीं मिला रहे हैं, विलायक को मिलाते जा रहे हैं, तो ये बनेगा तनु विलयन। तो ठीक ना, तनु विलयन बनेगा। तो तनु विलयन बनने का कारण क्या है, समझ में आना चाहिए। तनु विलयन बनने का कारण है विलायक मिलाना। क्या मिलाना, विलायक मिलाना। जिसको डाउट है थोड़ा सा बोलिए। बाबू इस पे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन क्या, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बनवाए हुए हैं क्लासरूम पर, नोट्स दिया गया, पीडीएफ अपलोड किया गया, उसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक ना। आप पीडीएफ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक ना। अब उसमें कहीं डाउट होगा तो मेरे से बोलिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, इसके अगला वीडियो में क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा इस पर, ठीक ना। जब क्वेश्चन अपलोड करेंगे तो उसको सॉल्यूशन करा देंगे इस पर, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए। अब थ्योरी को समझिए, थ्योरी क्या कर रहा है। यहाँ बात हो रहा तनुता के लिए मोलरता समीकरण, ठीक ना। और अभी हम समझा रहे हैं कि विलयन को तनु विलयन कैसे बनाया जाता है, विलयन को तनु विलयन कैसे बनाया जाता है। तो विलयन को तनु विलयन बनाने के लिए विलायक मिलाते हैं, विलय नहीं मिलाते हैं। मतलब चीनी और पानी के घोल में अगर पानी को मिलाएंगे तो वो हमारा तनु विलयन बनेगा। कौन सा विलयन बनेगा, तनु विलयन। अब पॉइंट पे आते हैं, जो समीकरण है, ठीक ना, समीकरण पे आते हैं। क्या करा समीकरण, मान लीजिए कि एक विलयन है, मान लिया जाए कि एक विलयन है, ठीक है, और जाहिर सी बात है जो विलयन होगा उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा। जो विलयन होगा, जो इसमें हमारा विलयन शामिल है, ठीक ना, इस विलयन में कुछ ना कुछ क्या होगा, आयतन होगा। तो उसका आयतन मान लेते हैं कि V1 है,
कोई विलयन है तो 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर का जरूर होगा, तो उसका आयतन मान लेते हैं कि V1। और अगर कोई विलयन है तो उसका कुछ ना कुछ सांद्रता होगा, कुछ ना कुछ पावर होगा, कुछ ना कुछ क्षमता होगा। तो भाई सांद्रता, पावर, क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता, ठीक ना। एक प्रकार से वो मोलर सांद्रता कहलाता है। तो इसका मोलरता मान लो कि M1 है। मोलरता क्या है? M1 है। एक विलयन बनाया गया, मान लीजिए कि चीनी और पानी का मिश्रण लेकर एक विलयन बना लिए, तो उस विलयन का कुछ ना कुछ आयतन होगा, तो V1 आयतन ले लिए, ठीक। और उस विलयन का कुछ ना कुछ पावर होगा, कुछ ना कुछ क्षमता होगा, कुछ ना कुछ सांद्रता होगा, तो उसका सांद्रता M1 ले लेते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं कि इस विलयन में अब विलायक मिलाते हैं। इस विलयन में हम क्या मिलाते हैं? विलायक मिलाते हैं। तो अब इसमें विलायक मिलाएंगे तो यह विलयन तनु हो जाएगा। यह विलयन हमारा क्या हो जाएगा? तनु विलयन बन जाएगा, ठीक ना। यह जो विलयन बनेगा अब हमारा तनु विलयन बनेगा, क्योंकि हम जस्ट अभी पीछे बतलाए हैं कि विलायक को मिलाने पर विलयन क्या बन जाता है? तनु। तनु विलयन बन गया। कौन सा विलयन बन गया? तनु विलयन। तो पहले था, ठीक ना, विलयन जिसमें विलय विलायक दोनों शामिल है, अब केवल विलायक मिला दिए, तो विलायक मिला दिए तो ये हमारा तनु विलयन बने गया, जिसकी मात्रा बढ़ गई, आयतन बढ़ गया। तो जैसे ही विलायक मिलाएंगे तो विलायक मिलाने पर इसका आयतन V1 से V2 हो जाएगा, अब मोलरता M1 से M2 हो जाएगा। मोलरता M1 से क्या हो जाएगा? M2। थोड़ा गौर करेगा, जैसे मान लीजिए कि पहले आयतन हमारा 2 लीटर है। पहले आयतन कितना लीटर है? 2 लीटर है। तो इसका मोलरता मान लीजिए कि 3 है। 2 लीटर का आयतन जिसका सांद्रता कितना है? 3 मोल प्रति लीटर अगर ले लेते हैं, तो मान लीजिए कि आयतन हमारा 2 है, 2 लीटर, और सांद्रता 3 है। अब इसमें क्या करते हैं कि विलायक 1 लीटर बढ़ा देते हैं, 1 लीटर मिला देते हैं, ठीक ना। पानी 1 लीटर और डाल दिए, तो जैसे ही 1 लीटर पानी डाल देंगे तो अब इसका आयतन हो जाएगा 2 + 1 3 लीटर हो जाएगा। आयतन 3 लीटर हो जाएगा, आयतन बढ़ गया। पहले था 2 लीटर, 1 लीटर मिला दिए तो 3 लीटर हो गया, ठीक ना, 3 हो गया। तनु विलयन अभी जस्ट बतलाए, तनु विलयन का मतलब पतला विलयन होता है, ठीक ना। तनु विलयन मतलब विलय को न मिलाकर विलायक को मिलाएंगे तो वही तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम होती है विलायक के तुलना में। विलय की मात्रा बहुत ही कम होती है विलायक के तुलना में, उसको तनु विलयन कहते हैं। जैसे 1 लीटर के पानी में अगर हम चीनी की मात्रा 2 ग्राम मिलाते हैं या 3 ग्राम मिलाते हैं, तो 3 ग्राम 1 लीटर की तुलना में बहुत ही कम है, ठीक है। तो उस विलयन को बोलेंगे तनु विलयन, तनु विलयन बोलते हैं, ठीक ना। अब इसको समझिए हम क्या करें। मान लीजिए कि एक विलयन बनाए हैं और उस विलयन का आयतन 2 लीटर है और इसका सांद्रता मोलरता 3 है, और जैसे इसमें विलायक मिला दिए, पानी मिला दिए 1 लीटर, तो इसका आयतन हो गया 3, और जैसे आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घट जाएगा, मोलरता हो जाएगा 2। मोलरता क्या हो जाएगा? 2। गौर कीजिएगा, आयतन के बढ़ने पर मोलरता घट जाता है, सांद्रता कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि समझिए अभी जस्ट बोले हैं कि मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या बटा में आयतन। मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या बटा में आयतन। मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटा में आयतन। अब इन दोनों के बीच अगर रिलेशन देखा जाए, ठीक ना, इन दोनों के बीच अगर रिलेशन देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, व्युत्क्रम है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, व्युत्क्रम है। मतलब ये कि अगर आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घटेगा। जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा, जिस अनुपात में आयतन बढ़ेगा उस अनुपात में मोलरता घटेगा। आयतन के बढ़ने पर मोलरता कम होता है, अगर आयतन को कम करेंगे तो मोलरता बढ़ जाएगा। मोलरता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो क्या बोले, फिर से समझिए, आयतन बढ़ेगा मोलरता घटेगा। तो यहाँ देखो कि आयतन 2 लीटर था, 2 लीटर था, ठीक ना, आयतन 2 लीटर से 3 लीटर हो गया। इसका मतलब है कि आयतन बढ़ गया, और जैसे ही आयतन बढ़ेगा तो मोलरता 3 था वो घटकर 2 हो गया। जिस अनुपात में आयतन बढ़ेगा उस अनुपात में मोलरता घटेगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि M1 V1 मतलब M1 V1 मतलब 3 × 2, मतलब विलायक मिलाने से पहले, विलयन को तनु करने से पहले अगर देखा जाए तो आयतन 2 मोलरता 3, 3 × 2, और
मिलाने के बाद, विलायक को मिलाने के बाद, तनु विलयन करने के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर M2V2 2 गुना 3, ठीक ना, तो 3 गुना 2 और 2 गुना 3 दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, इसलिए बराबर है क्योंकि आयतन का मान बढ़ रहा है और मोलरता का मान घट रहा है। मोलरता का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जिस अनुपात में आयतन बढ़ेगा उसी अनुपात में मोलरता घटेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 गुना 2 बराबर हो गया 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक ना। तो इसी से सूत्र आता है कि M1V1 बराबर M2V2, M1V1 बराबर M2V2, ये सूत्र कहलाता है, ठीक ना, तनुता के लिए मोलरता समीकरण। मतलब तनु से पहले जो है, तनु से पहले M1V1 है और तनु के बाद हमारा जो है वो है M2V2। तो ये दोनों का वैल्यू एक दूसरे के बराबर होता है। दोनों का वैल्यू एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये सूत्र हमारा आ गया M1V1 बराबर M2V2। ये कब लागू होगा, जब किसी विलयन को आप तनु बनाइएगा तब। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी प्रश्न में, ठीक ना, आपका दिया हुआ है कि विलयन में विलायक को मिला रहे हैं, विलयन में किसको मिला रहे हैं, विलायक को, ठीक। तो विलयन में विलायक को मिला रहे हैं, आप पूछ रहा है कि उसका मोलरता क्या होगा, तो उसके लिए निकालने के लिए M1V1 बराबर M2V2 का सूत्र लागू करेंगे। मतलब M1V1 बराबर M2V2, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तो सब समझ में आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बोल रहा है कि विलयन में विलायक को मिलाएंगे तो हमारा विलयन तनु विलयन बन जाएगा, और जैसे ही विलायक को मिलाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, मोलरता घट जाएगा, और जैसे ही आयतन बढ़ेगा मोलरता घटेगा तो दोनों का वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। और उसी के अनुसार सूत्र रखा गया M1V1 बराबर M2V2। तो M1V1 विलायक मिलाने से पहले, मतलब तनु विलयन करने से पहले, और M2V2, ठीक ना, विलायक मिलाने के बाद, ठीक ना, तनु विलयन करने के बाद। तो M1V1 बराबर M2V2 हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट किसी को? इस पे डाउट है तो कमेंट करके बतलाइए जल्दी। इंग्लिश मीडियम का भी डाला जाएगा, ठीक ना, चिंता मत कीजिए। अभी हिंदी मीडियम का चल रहा है, इंग्लिश मीडियम का भी आप लोग का कल से डाला जाएगा, ठीक ना। इंग्लिश हिंदी दोनों जाएगा, आप लोग टेंशन एकदम मत लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा इस पे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग के दोस्त साथी संगाती भाई बहन, ठीक ना, गांव पे रहकर पढ़ रहे हैं, गुरछनी पर नहीं आए हुए हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं वहीं से, तो उन लोग से बोल दीजिए कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। चाहे वो कहीं से भी पढ़ते हो, किसी का भी पढ़ते हो, ठीक ना, तो वहाँ से कंपैरिजन पता चलेगा, तुलना पता चलेगा। तो वो कहीं भी पढ़ते हो, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वो वीडियो को देख सकते हैं, इससे अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक ना। जो छोटा छोटा पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चाहे किसी का भी वो वीडियो देखते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा समीकरण, मोलरता समीकरण हो गया, ठीक ना, तनुता के लिए, ठीक। एक हमारा है अगला समीकरण है कि अम्ल को अगर अम्ल में मिलाते हैं, ठीक ना, या क्षार को अगर क्षार में मिलाते हैं, क्षार मिश्रण के लिए मोलरता समीकरण पॉइंट समझिएगा क्या कह रहा है, ठीक ना। कह रहा है कि अम्ल या क्षार मिश्रण के लिए मोलरता समीकरण। मतलब ये कि अगर अम्ल को अम्ल में मिलाते हैं या क्षारीय विलयन को क्षार में मिलाते हैं, तो उस मिश्रण के लिए मोलरता क्या होगा, उस मिश्रण के लिए मोलरता समीकरण क्या होगा, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कि एगो विलयन हो गया, मान लीजिए कि एगो विलयन हो गया अम्ल, ठीक ना, एगो विलयन क्या हो गया अम्ल, एगो दूसरा विलयन ले लिए, ये भी हमारा विलयन क्या हो गया अम्ल, ठीक ना, दूगो अम्ल विलयन हो गया, ठीक। या
पहला विलयन या तो क्षार है और दूसरा विलयन भी या तो क्या है, क्षार। ठीक है, ये दोनों हमारा विलयन है, ये दोनों हमारा क्या है, विलयन है, दोनों विलयन है। ठीक, या तो दोनों विलयन अम्ल के होंगे या तो दोनों विलयन क्षार के होंगे। ठीक है, दो गो विलयन लिया गया, दो गो पात्र में दो गो विलयन है, या तो दोनों अम्लीय विलयन, मतलब एगो अगर HCl है तो दूसरा HNO3 है, और दोनों या तो क्षार है, मतलब अगर एगो NaOH है तो दूसरा KOH है, तो या तो दोनों अम्ल या तो दोनों क्षार। ठीक ना, तो अम्ल को अम्ल में, क्षार को क्षार में मिला रहे। तो भाई पहला विलयन का अपना आयतन होगा V1, दूसरा विलयन का अपना आयतन होगा V2। ठीक ना, पहला विलयन का अपना मोलरता होगा M1 और दूसरा विलयन का अपना मोलरता होगा M2, हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना मोलरता है और अपना अपना आयतन है। तो ये दोनों का अपना अपना आयतन V1 V2, मोलरता M1 और M2, या तो दोनों अम्ल या तो दोनों क्षार। अम्ल और क्षार मालूम होना चाहिए। अम्ल किसे कहते हैं, ठीक ना, तो अम्ल वह पदार्थ होता है, अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर, किस में घुलकर, जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। और क्षार वह पदार्थ होता है, क्षार वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर OH- आयन देता है, जल में घुलकर OH- आयन देता है, उसको क्षार कहते हैं। मतलब वह पदार्थ जिसको जल में डालने पर H+ आयन निकालता है उसे अम्ल कहते हैं, और वह पदार्थ जिसको जल में डालने पर OH- आयन देता है उसे क्या कहते हैं, क्षार। क्लियर हो गया होगा, अम्ल क्षार। ठीक ना, तो अब हम बात कर रहे हैं कि दो गो विलयन लिए हैं, दो विलयन हो सकता है या दो से अधिक विलयन हो सकता है, 2 3 4 विलयन हो सकते हैं। या तो दोनों विलयन अम्ल के होंगे या तो दोनों विलयन क्षार के होंगे। पहला विलयन का आयतन V1, दूसरा का आयतन V2, दूसरा, ठीक ना, पहला विलयन का मोलरता M1, दूसरा विलयन का मोलरता M2। ठीक, तो अब क्या है ना कि इसका, इनको एक बड़ा सा पात्र में मिला देते हैं, एक बड़ा सा पात्र में मिला देते हैं, दोनों विलयन को एक बड़ा सा पात्र में मिला देते हैं। तो जब पात्र में दोनों को मिला देंगे तो इसका आयतन हो गया V1 + V2, आयतन हो जाएगा V1 + V2, मतलब 2 लीटर और 3 लीटर मिलाएंगे तो 5 लीटर हो जाएगा। और ये अलग एगो मिश्रण बन जाएगा, ये अलग विलयन बन गया। ठीक ना, क्योंकि अलग अलग पदार्थ है तो अलग विलयन बनेगा। तो इसका मोलरता हो गया M मिक्स, इसका मोलरता हो गया M मिक्स। M मिक्स का मतलब मिश्रण का मोलरता है, जो अलग से मिश्रण बन रहा है, तो अलग से मिश्रण बन रहा है तो M मिक्स मोलरता हो गया। तो इसके लिए जो सूत्र आ रहा है वो सूत्र हमारा है कि M1 V1 पहला विलयन, M1 V1 पहला विलयन, ठीक ना, प्लस M2 V2 दूसरा विलयन। और जब दोनों विलयन को मिलाएंगे तो तीसरा विलयन हो जाएगा M मिक्स, जो हमारा नया मिश्रण बन रहा है, और इसका आयतन हो जाएगा V1 + V2। V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2। ये सूत्र हमारा आ गया, M1 V1 + M2 V2, M1 V1 पहला विलयन प्लस M2 V2 दूसरा विलयन, और दोनों को मिला देंगे तो एक नया मिश्रण बनेगा M मिक्स, जिसका आयतन हो गया V1 + V2। तो इसको लिख सकते हैं M मिक्स बराबर M1 V1 + M2 V2 बटा में, ठीक ना, V1 + V2, ये हो जाएगा सूत्र। तो ये सूत्र हमारा निकल गया। किसके लिए निकल गया ये सूत्र, तो अम्ल को अम्ल में मिलाइए या क्षार को क्षार में मिलाइए, तो इसके लिए जो मिश्रण बनेगा उसका मोलरता, जो मिश्रण बनेगा उसका मोलरता। तो M मिक्स बराबर हो जाएगा M1 V1 + M2 V2 बटा में V1 + V2। ये सूत्र हमारा किसके लिए हो गया, जब समान मिश्रण होगा तब, मतलब समान विलयन को अगर मिलाया जाएगा तब, अम्ल को अम्ल में या क्षार को क्षार में मिलाएंगे तब उसके लिए यह सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को तो जल्दी से कमेंट करके बतलाइए। ठीक है, चलिए, तो पॉइंट समझ में आ गया होगा।
जिसका भी वीडियो छूट गया है उसके लिए बोला जा रहा है, ठीक ना। लाइव का मजा ही कुछ और होता है, इसलिए लाइव ले रहे हैं, क्योंकि लाइव में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिकॉर्डेड वाला में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो अभी जो प्रॉब्लम होगा, जो क्वेश्चन आपके मन में आएगा, क्रिएट होगा, वो आप इस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, तो उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक ना। तो लाइव का यही बेनिफिट है, ठीक। आगे देखते हैं। तो ये तो हमारा अम्ल अम्ल और क्षार क्षार के लिए हो गया, ठीक है। अगला एक समीकरण आता है मोलरता का, एक समीकरण मोलरता का आता है कि अम्ल को अगर क्षार में मिलाते हैं, अम्ल को किस में मिलाते हैं, क्षार, तो अम्ल क्षार मिश्रण, अम्ल क्षार मिश्रण के लिए, अम्ल क्षार मिश्रण के लिए मोलरता, मोलरता समीकरण, मोलरता समीकरण, अम्ल क्षार मिश्रण के लिए मोलरता समीकरण, ठीक ना। अम्ल क्षार मिश्रण के लिए मोलरता समीकरण, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक विलयन हमारा अम्ल होगा और दूसरा विलयन हमारा क्षार होगा। तो अम्ल को क्षार में मिलाएंगे, ये क्षार को अम्ल में मिलाएंगे, तब उसके लिए मोलरता क्या होगा। मतलब अगर आप दो विलयन लिए हैं और एक विलयन हमारा अम्ल है और एक विलयन हमारा क्षार है, और अम्ल को क्षार में मिला रहे हैं या क्षार को अम्ल में मिला रहे हैं, तब उसका समीकरण क्या होगा, तब समीकरण क्या होगा। तो थोड़ा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक विलयन हमारा अम्ल है, एक विलयन हमारा अम्ल है और दूसरा विलयन हमारा क्षार ले लिए, दूसरा विलयन क्या ले लिए, क्षार ले लिए, ए और बी, दो विलयन हो गया अम्ल और क्षार। इसका आयतन हो गया V1, इसका आयतन हो गया V2, इसका मोलरता हो गया M1 और इसका मोलरता हो गया M2, ठीक। और दोनों को मिला दिए, दोनों को क्या कर दिए, मिला दिए। तो जब दोनों को मिला देंगे तो एक नया मिश्रण बनेगा, उसका आयतन होगा V1 प्लस V2 और उस मिश्रण का मोलरता होगा M मिक्स, मोलरता होगा M मिक्स, मोलरता क्या होगा, M मिक्स। पॉइंट समझिए, सारा चीज पीछे वाला है, बस फर्क क्या है कि उसमें दोनों समान विलयन थे, इसमें दोनों असमान विलयन है। उसमें अम्ल को अम्ल में मिला रहे थे और इसमें एगो अम्ल और एगो क्या है, क्षार, ठीक। तो अम्ल और क्षार को मिलाकर एगो नया मिश्रण बना दिए। तो अम्ल वाला का आयतन V1, क्षार वाला का V2, मोलरता M1 और क्षार वाला का मोलरता M2, और दोनों को मिलाने के बाद V1 प्लस V2 और M मिक्स हो गया, ठीक ना। तो इसका सूत्र हो जाएगा M1 V1 पहला विलयन, M1 V1 पहला विलयन अम्ल और माइनस M2 V2 दूसरा विलयन। अब आप बोलिएगा, अब आप बोलिएगा कि सर पिछला वाला में प्लस था, इसमें माइनस आ गया। तो पिछला वाला में प्लस इसलिए था, जो पिछला वाला है इसमें प्लस हमारा इसलिए था, जो प्लस दिखाई दे रहा है ये प्लस इसलिए था क्योंकि यहाँ पर या तो दोनों अम्ल था या तो दोनों क्या था, क्षार। मतलब ये कि अगर समान मिश्रण होगा, अम्ल को अम्ल में मिलाएंगे तो वो जो मिश्रण बनेगा, जो मिश्रण बनेगा उसका पावर बढ़ जाएगा, उसका क्षमता बढ़ जाएगा, अम्लीय पावर बढ़ जाएगा, ठीक ना। मतलब अम्ल को अम्ल में मिलाएंगे तो विलयन का पावर बढ़ जाएगा, अम्लीय पावर बढ़ जाएगा। या अगर क्षार को क्षार में मिलाते हैं तो विलयन का पावर बढ़ जाएगा, ठीक ना, उसका क्षारीय पावर बढ़ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि इनका पावर इंक्रीज कर रहा है। अब पावर इंक्रीज करने के कारण, बढ़ने के कारण M1 V1 प्लस M2 V2 है। लेकिन अगर इसमें देख रहे हैं हम लोग, अगर इसमें देख रहे हैं तो एगो विलयन हो गया अम्ल और एगो विलयन हो गया क्षार। तो अम्ल और क्षार को जब मिलाएंगे तो जो नया मिश्रण बनेगा वो होगा उदासीन। वो क्या बनेगा, उदासीन। मतलब ये कि अम्ल जो है वो क्षार का गुण कम करेगा। अम्ल जब क्षार में जाएगा तो क्षार के गुण को कम करेगा, और क्षार जो है अम्ल में जाएगा तो ये अम्ल के गुण को कम करेगा। मतलब अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो वो एक दूसरे को उदासीन करेंगे। अम्ल वाला क्षारीय गुण को कम करेगा और क्षार वाला अम्लीय गुण को कम करेगा। और जब दोनों एक दूसरे के गुण को कम करेगा, प्रॉपर्टीज कम करेगा, पावर कम करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर रखा गया M1 V1 माइनस M2 V2। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पावर को कम कर रहे थे, M1 V1 माइनस M2 V2। अब बराबर में बाकी सब वही रहेगा, M मिक्स, ठीक ना, और ये हो जाएगा V1 प्लस V2। ये माइनस नहीं होगा,
क्योंकि आयतन कम थोड़ी हो रहा, 2 लीटर अम्ल और 3 लीटर क्षार मिला रहे हैं, या 2 लीटर अम्ल और 2 लीटर क्षार मिला रहे हैं, तो 2 और 2 4 लीटर होगा कि 0 लीटर होगा? घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा, इसलिए आयतन V1 प्लस V2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस वाला सूत्र लागू हो रहा है, M1 V1 माइनस M2 V2 बराबर M मिक्स V1 प्लस V2। तो हो जाएगा M मिक्स बराबर M1 V1 माइनस M2 V2 बटा में V1 प्लस V2 हो जाएगा। V1 प्लस क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। V1 प्लस क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो ये सूत्र निकल गया हमारा। किसके लिए सूत्र निकल गया? तो अम्ल क्षार मिश्रण के लिए। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि अगर समान मिश्रण होगा, अगर हमारा समान मिश्रण होगा, अम्ल को अम्ल में, क्षार को क्षार में, तो ये प्लस वाला सूत्र लागू होगा। अगर असमान मिश्रण होगा, ठीक ना, अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तब माइनस वाला सूत्र लागू होगा, M1 V1 माइनस M2 V2। तो अब आपको देखना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कौन कौन दिया है। अम्ल अम्ल दिया है, क्षार क्षार दिया है, कि अम्ल क्षार दिया है। ठीक ना। हाँ, अगर आप पहचान गए कि दोनों अम्ल है या दोनों क्षार है, तो उसके लिए प्लस वाला सूत्र लागू कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप पहचान गए कि एगो अम्ल एगो क्षार है, तो उसके लिए सूत्र लागू करना होगा M1 V1 माइनस M2 V2, ये सूत्र लागू होगा। तो यहाँ पर 3 प्रकार के सूत्र बता दिए, मोलरता का। और मोलरता में इसी में आपका तीनों का सूत्र इसमें शामिल हो गया। एक सूत्र हो गया हमारा, ठीक ना, 3 नहीं 4 सूत्र हो गया। एक सूत्र हो गया मोलरता के लिए, जो मोलरता का सूत्र बताए कि M बराबर W A गुना 1000 बटा M A गुना V, ये मोलरता का नॉर्मल सूत्र हो गया। ठीक ना। फिर बताएं तनुता के लिए मोलरता समीकरण M1 V1 बराबर M2 V2। फिर बताएं आप लोग को अम्ल में, क्षार को क्षार में मिलाएंगे, तो उसके लिए M मिक्स बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 बटा V1 प्लस V2। और एक आपका लास्ट वाला सूत्र हो गया कि अम्ल को क्षार में मिलाएंगे, तो इसके लिए हो गया M मिक्स बराबर M1 V1 माइनस M2 V2 बटा V1 प्लस V2। तो ये था मोलरता के बारे में, ठीक ना, मोलरता के बारे में। और अगला हम लोग का है, क्लियर हो गया होगा, जहां तक उम्मीद कर रहे हैं क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बात कर रहे हैं मोलरता, जिसको सूचित करते हैं छोटा m से। किसे सूचित करते हैं? छोटा m से सूचित करते हैं। मोलरता, मोलरता, उसमें र आ गया, इसमें ल आ गया, ठीक ना। मोलरता, मोलरता। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसमें क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कि विलायक के, पिछला वाला में था विलयन के, इसमें क्या कर रहा है? विलायक के। तो विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, उसमें आयतन था, इसमें भार है। उसमें आयतन था, इसमें क्या है? भार है। मोलरता वाला में 1 लीटर या 1000 ml आयतन था, अब मोलरता वाला में, ठीक ना, 1 केजी या 1000 ग्राम भार हो गया। ये विलायक का बात कर रहा था। कह रहा है कि विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में जब विलय का मोल मिलाया जाता है, जब विलय का मोल क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, तो इसी को बोलते हैं मोलरता। इसी को क्या बोलते हैं? मोलरता, मोलरता बोलते हैं, ठीक ना, मोलरता बोलते हैं। पॉइंट समझिएगा, एकदम इजी सा पॉइंट है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाला बात नहीं है। इसमें कह रहा है कि विलायक, विलायक का मतलब जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम के भार में, विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम के भार में जब विलय का मोलों की संख्या उपस्थित, विलय के मोलों की संख्या को मिलाई जाती है, तो उसी को मोलरता कहते हैं। जब मोल मिलाया जाता है विलायक में, तो उसी को क्या कहते हैं? मोलरता। हम मोलरता को सूचित करते हैं किससे? छोटा m से। तो छोटा m बराबर हो जाएगा विलय का मोल, विलय का मोल, विलय का मोल बटा में, क्योंकि विलय का मोल है, बटा में विलायक का भार, विलायक का भार। तो विलायक का भार अगर किलोग्राम में होगा, विलायक का भार अगर केजी में होगा, तो कितना से गुना होगा? 1 से। तो हम लोग जानते हैं कि मोलरता बराबर विलय का मोल, अब मोल को हम लोग सूचित करते हैं n से, बटा विलायक का भार, भार को सूचित करेंगे WB से। WB का मतलब विलायक। तो गौर कीजिएगा, एक का मतलब बताए थे कि विलय होता है,
ए का मतलब विलय समझ लेना है। अब बी अगर लगा है तो आपको समझना है विलायक, बी लगा है तो क्या समझना है, विलायक समझना है, ठीक ना, विलायक समझना है। तो यहाँ कह रहा है कि एम बराबर एन बटा में डब्ल्यू बी, अगर ये हमारा ग्राम में चला गया तो ये हमारा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो एम बराबर एन बटा में डब्ल्यू बी ग्राम में होगा तो 1000 से गुना। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं एम बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर दिया गया भार बटा में अणु भार। अभी जस्ट पीछे बताएं कि एन बराबर डब्ल्यू ए बटा एम ए होता है, एन बराबर डब्ल्यू ए बटा क्या होता है, एम ए होता है। तो एन के जगह पर ये वाला मान को रख देंगे, तो रखेंगे तो हमारा हो जाएगा डब्ल्यू ए बटा में एम ए टोटल के बटा में डब्ल्यू बी ग्राम में होगा तो 1000 से गुना हो जाएगा। 1000 से क्या हो जाएगा, गुना। ये एम ए कहाँ जाएगा, नीचे, तो हो जाएगा एम बराबर डब्ल्यू ए गुना 1000 बटा में एम ए गुना डब्ल्यू बी। ये निकल गया, ये सूत्र निकल गया मोललता का। किसका सूत्र निकल गया, मोललता, जो अभी आप लोग देख रहे हैं उसी का सूत्र निकल गया मोललता का, ठीक ना। मोललता का सूत्र निकल गया था एम बराबर डब्ल्यू ए गुना 1000 बटा एम ए गुना डब्ल्यू बी। एम मोललता, डब्ल्यू ए दिया गया भार या विलय का भार, एम ए विलय का अणु भार और डब्ल्यू बी विलायक का भार, ठीक ना। विलायक का भार को क्या बोला गया, डब्ल्यू बी बोला गया, डब्ल्यू बी। क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है तो कमेंट करके बतलाइए जल्दी। डाउट है तो कमेंट करके बतलाइए। इसमें जो पढ़ा रहे उसमें अगर कहीं पे डाउट है इस टॉपिक में तो बतलाइए। तो ये था मोललता के बारे में। किसके बारे में था, मोललता के बारे में, ठीक ना। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का था मोलरता। मोलरता का सारा सूत्र बता दिए। और दूसरा टॉपिक है मोललता, ठीक ना। और दो टॉपिक और बचा हुआ है हम लोग का। दो टॉपिक है नॉर्मलता, जिसको सामान्यता कहते हैं, और एक टॉपिक हम लोग का मोल अंश, ठीक ना। तो नॉर्मलता और मोल अंश, इसको आप लोग का अगला वीडियो में, अगला लाइव क्लासेज में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। देखो यही दोनों बतलाने में मुझे नहीं तो कम से कम 7-8 दिन लगे हुए थे। यही दोनों टॉपिक को समझाने में, पढ़ाने में हमको 7-8 दिन लगा था। देखो आज 45 मिनट में, 40 मिनट में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसमें कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, और उम्मीद कर रहे हैं कि जितना भी बताया सब समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक ना। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी अगला लाइव क्लासेज में आप लोग का चलेगा अगला वीडियो, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट सभी को। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।